हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विजय और आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का तीसरे लेक्चर पर आ गए हैं। पहले लेक्चर पर हमने क्या देखा? हमने देखा पहले लेक्चर में कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि सेल का जो थ्योरी है, सेल के थ्योरी के बारे में जाना और सेल का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन क्लास था, बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जाना। आज बेसिकली हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल कैसे बना हुआ है। तो हाँ, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम एनिमल सेल का यूज करेंगे। एनिमल सेल का यूज इसीलिए करेंगे क्योंकि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो पहले हम एनिमल सेल का स्टडी कर लेते हैं सेल स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो सेल होता है, ये मान लीजिए सेल का सेल कुछ इस तरह से होता है। सेल का बनावट कुछ इस तरह से होता है। जो सेल होता है वो सेल का जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर जो सेल को कवर करके रखता है, जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसे बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी सेल के लिए ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं अंदर जाने के, मतलब जो भी सेल के ज़रूरी सब्सटेंसेस उसे अंदर भेजने का काम, और जो भी सब्सटेंसेस सेल से अंदर और बाहर, जो सब्सटेंसेस सेल के अंदर हैं उसे बाहर बाहर के साइड ले जाने, और अंदर से जो ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं उसे अंदर के साइड लाने का काम जो करता है वो सेल मेम्ब्रेन करता है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर के सब्सटेंसेस सेल के अंदर जाते हैं और सेल के अंदर के सब्सटेंसेस बाहर आते हैं, इसीलिए हम उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन गया, फर्स्ट में आया था सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड नंबर पर न्यूक्लियस बेसिकली सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। जितने भी फंक्शन होते हैं सो सब न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट सेल के सेंटर में रहता है, ऑलमोस्ट सेंटर में रहता है। सेल के जो सेंटर में रहता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जो न्यूक्लियस के अंदर और एक ऐसे स्ट्रक्चर टाइप रहता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलिस्ट। न्यूक्लियोलिस्ट को इससे पहले लिख लेते हैं न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस, और इसके जो सेंटर में था उसे कहते हैं न्यूक्लियोलिस्ट। जो सेल के सेंटर में है उसे कहते हैं न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के सेंटर में है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलिस्ट। तो न्यूक्लियोलिस्ट का जो काम है वो बेसिकली जो प्रोटीन बनने के लिए जो भी सब्सटेंसेस चाहिए, उसे मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियोलिस्ट। तो हाँ, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल भी रहते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए किसे कहते हैं? देखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसीलिए उसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये बेसिकली हमारे जो जीन हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसके वजह से जो ये हेयर
का जो इंफॉर्मेशन है, जैसे मेरा हाथ बनने का इंफॉर्मेशन है, सारे इंफॉर्मेशन इसके अंदर होता है। इसके वजह से मेरा हेयर है, साइज है, मतलब ये सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जीन को कैरी करता है, उसे कहते हैं डीएनए। ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलिस्ट रहता है, जो कि प्रोटीन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी सब्सटेंसेस चाहिए, उन सारे प्रोटीन बनने के लिए जो भी सब्सटेंसेस चाहिए उन सबको मैन्युफैक्चरिंग करता है। और डीएनए हमारे जीन को बनाने के लिए नेसेसरी होता है। डीएनए के वजह से हमारे जो शरीर का जो भी जितने भी पार्ट्स हैं सब पॉसिबल हो पाते हैं। तो डीएनए बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है। तो थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड टाइप, यहाँ पर एक फ्लूइड रहता है, यहाँ पर एक फ्लूइड रहता है, जेली टाइप फ्लूइड रहता है, यहाँ पर जेली टाइप थिक फ्लूइड रहता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस थिक फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड रहता है, जो थिक फ्लूइड होता है, जो मतलब जेली टाइप सब्सटेंसेस है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कहाँ रहता है आप सबको पता चल गया। जो ये इसका जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो मतलब फ्लूइड टाइप सब्सटेंसेस है, मतलब फ्लूइड है, जो थिक फ्लूइड है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। डीएनए के अंदर अलग टाइप के फ्लूइड है, मतलब सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर अलग टाइप के फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के जो बीच के पार्ट्स में साइटोप्लाज्म रहता है। तो थर्ड नंबर पर आते हैं ऑर्गेनेल्स। फिर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पर ऐसे सेल जो साइटोप्लाज्म जहाँ पर है, यहाँ पर हर जगह पर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स रहते हैं। ऑर्गेनेल्स को बेसिकली स्मॉल ऑर्गन भी कहा जाता है। हाँ, न्यूक्लियस जो और सेल ऑर्गेनेल्स को बेसिकली स्मॉल ऑर्गन्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं स्मॉल ऑर्गन्स में से, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया पर आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है। हाँ, कुछ इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर जनरेट करता है, मतलब एनर्जी जनरेट करता है। एनर्जी जनरेट करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कहते हैं पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एनर्जी जनरेट करता है एटीपी के विद द हेल्प ऑफ एटीपी। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आज हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो और ऑर्गेनेल्स के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से अटैच होकर रहता है। न्यूक्लियस से ऐसे अटैच होकर जो रहता है
उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ, इस तरह से दिखाई देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर जो छोटे छोटे ऐसे छोटे राइबोसोम रहते हैं, राइबोसोम, छोटे छोटे राइबोसोम रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। इसे किस टाइप, इधर लिख देता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो समझ में आई बात। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो इसका काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है जो, हाँ, पहले इसका काम देख लेते हैं, राइबोसोम का काम। राइबोसोम का काम है प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, प्रोटीन को बनाने का काम करता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन को बनाने का काम करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली उस प्रोटीन को ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उस प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। उसे जहाँ पर ज़रूरत, मतलब प्रोटीन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। और प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जहाँ पर राइबोसोम रहता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। फिर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के बारे में बता चुका हूँ। गोल्गी एपरेटर्स, गोल्गी एपरेटर्स बेसिकली कुछ इस तरह से होते हैं। गोल्गी एपरेटर्स, गोल्गी एपरेटर्स, इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ। गोल्गी एपरेटर्स, गोल्गी एपरेटर्स, गोल्गी एपरेटर्स बेसिकली जो प्रोटीन यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो प्रोटीन यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उस प्रोटीन को ये रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है, गोल्गी एपरेटर्स। गोल्गी एपरेटर्स, गोल्गी एपरेटर्स रिसीव करता है और उस प्रोटीन को पैकेज करता है, उन सारे प्रोटीन्स का पैकेजिंग बनाता है। और हमारे सेल में जहाँ पर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, जहाँ पर, और जिसे हम मतलब जिसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जिसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसे वो पैकेजिंग किया हुआ प्रोटीन को सप्लाई करता है, मतलब उसे प्रोटीन को देता है बेसिकली। गोल्गी एपरेटर्स को बेसिकली पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। इसे हम पोस्ट ऑफिस, गोल्गी एपरेटर्स को बेसिकली पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस क्या काम करता है, पोस्ट ऑफिस बेसिकली जिसको चिट्ठी चाहिए उसके घर तक चिट्ठी को पहुंचाने का काम पोस्टमैन करता है पोस्ट ऑफिस से। तो ये बेसिकली प्रोटीन जिसे चाहिए
सेल में जिससे भी प्रोटीन चाहिए उसे प्रोटीन देने का काम करता है। पहले तो प्रोटीन को ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करता है और उस रिसीव किया हुआ प्रोटीन को जिससे भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसे देने का काम करता है गोल्गी एपरेटर्स। फिर आ गया लास्ट पॉइंट हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इसे हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम लाइसोसोम बेसिकली लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है? क्योंकि जो भी सेल, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी सेल का डेथ हो गया, मतलब कोई भी सेल मर गया, तो उस सेल को ये डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब ये उस सेल को डाइजेस्ट करता है। ये यहाँ पर इस सेल के अंदर कोई भी सेल के किसी भी ऑर्गेनेल्स का डेथ हो गया, सपोज किसी भी ऑर्गेनेल्स का यहाँ पर डेथ हो गया, तो उस ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम उस ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करता है, इसीलिए उसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम नहीं होता तो मतलब यहाँ पर कोई भी सब्सटेंसेस जो डेथ हो गया उसे मतलब डाइजेस्ट कोई कर नहीं पाता, तो इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। जैसे कि हम अपने घर में 4 आदमी हैं, कोई मर गया, सपोज कोई मर गया, तो हमें थोड़ी ना उसे घर में ऐसे छोड़ सकते हैं ना। अगर घर में ऐसे छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बदबू आ जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस आदमी को हम कहीं पर दफना देते हैं। ठीक उसी प्रकार उसका काम करता है लाइसोसोम, मतलब किसी की अगर डेथ हो गई तो उसे डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट अगर नहीं करेगा तो बाकी सारे ये सेल में प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो जैसे हमको प्रॉब्लम आती है उसी प्रकार सेल में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हिट लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट करके बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा, और कहीं पर डाउट हो तो भी कमेंट करना। मैं अगले वीडियो इसके ऊपर डिटेल लाने की कोशिश करूँगा। तो हाँ, जो भी आपके मतलब डाउट्स हैं उनको भी देखूँगा कि क्या डाउट्स हैं। तो हाँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।